अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 11 दिसंबर 2024। आम इंतखाबात को 10 माह से जायद का अरसा गुजर चुका, लेकिन 8 फरवरी की धांधली के ऊपर आज तक पर्दे डालने का सिलसिला जारी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज इमरान खान की वो दरख्वास्त जेर समात आई जिसमें उन्होंने इंतखाबात की धांधली को चैलेंज किया था और साथ ही जुडिशल कमीशन बनाने समेत मुख्तलिफ उनकी उसमें प्रेयर्स थी वो शामिल थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच उस मुकदमे को आज समात प्रॉपर तरीके से उस मुकदमे की नहीं कर सका। वजूहात क्या बनी, इमरान खान के वकला की गलतियां कहाँ हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान के वकील तो मौजूद थे लेकिन मुकदमे की समात क्यों नहीं हो सकी, ये तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ ही हम थोड़ी सी बात करेंगे कि गुज़िश्ता दिन जो फैज़ हमीद का ट्रायल से मुतालिक एक मामला आया था, उसमें अब इमरान खान का क्या वाकई ही फौजी ट्रायल हुआ, तो ये मेरे पीछे कायम सफ़ेद अमारत जो सिर्फ अब अमारत ही रह गई है, इसके अंदर क्या हलचल होगी, क्या ये वाकई ही उसको होने देगी, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो चलती हुई इस जो एक सियासी इंतकाम है उसी को ये सुप्रीम कोर्ट तो सीख देगी या फिर कुछ इनके अंदर से भी रिएक्शन आ सकता है। और उसके अलावा जस्टिस आयशा मलिक जो कि इन दिनों जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सीनियर प्यूनी जज हैं उनके साथ कमरा अदालत नंबर 1 में तो बैठ रही है, लेकिन वो आईनी बेंच में क्यों नहीं बैठ रही, ये वजह भी आपके साथ इसी व्लॉग में शेयर करूंगी। तो सबसे पहले ये कि आज आईनी बेंच आपको पता है गो कि जब से आईनी बेंच बना है 1 माह शायद आज उनका मुकम्मल हो रहा है, बल्कि 1 माह से शायद ज़्यादा हो चुका है। तो आईनी बेंच ने आज तक जितनी भी समातें की, कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरा कि आईनी बेंच कोई बहुत दिन पूरा दिन बैठा हो। आईनी भाई 1.5 घंटा बैठता है, उस 1.5 घंटे में बैठकर वो 10 से 12 मुकदमात की समात करते हैं और उन मुकदमात के ऊपर रोज़ाना के हिसाब से बहुत सारी दरख्वास्तें हम देखते हैं कि उनको डिस्पोज ऑफ करते जाते हैं, निपटाते जाते हैं। और बहुत सारी ऐसी दरख्वास्तें होती हैं जिनको खारिज करते जाते हैं, लेकिन अभी तक हमने नहीं देखा कि आईनी बेंच ने किसी भी जगह हुकूमत को टफ टाइम दिया हो, क्योंकि वो ऐसा कर ही नहीं सकता। जिस हुकूमत ने उन्हें बनाया है, क्या वही उनके खिलाफ जा सकता है? जैसे मतलब ये ऐसा सवाल है जैसे मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जा सकती है, तो ये वो क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर आईनी बेंच में हिसाब कुछ ये है कि मुकदमात की समातें तो होती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मुकदमात की समातों के दौरान कुछ अजीब किस्म के हमें वहाँ पर रिमार्क्स आते नजर आते हैं। रिमार्क्स से कभी कभी लगता है कि शायद आईनी बेंच कुछ कर ले, शायद आईनी बेंच वो ना करे जिस मकसद के लिए उन्हें बनाया गया, लेकिन ये शायद इस मुल्क में चला नहीं करता। तो आज 8 फरवरी के इंतखाबात में जो धांधली की दरख्वास्त थी इमरान खान की, आपको याद होगा कि इमरान खान ने ये दरख्वास्त सून आफ्टर द इलेक्शन दायर की थी, वो समात के लिए मुकर्रर थी। लेकिन उससे पहले कुछ और इंतखाबात में भी धांधली, जैसे कि 2013 के 2012 की दरख्वास्तें 2013 के इंतखाबात से मुतालिक वो भी समात के लिए मुकर्रर थी। वकील थे हामिद खान। हामिद खान इमरान खान के भी वकील हैं, जो 2024 के इंतखाबी धांधली से मुतालिक मुकदमा है। उससे पहले वर्कर्स पार्टी केस था। वर्कर्स पार्टी केस में 2012 में सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन ने ये यकीन दहानी कराई थी कि वो आइंदा के इंतखाबात को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए कराने की कोशिश करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम जो है वो नाफिज किया जाएगा। लेकिन ये यकीन दहानियाँ सिर्फ यकीन दहानियाँ ही रही और इन पर अमल दरामद नहीं हो सका। वजूहात क्या बनी, वो भी आज अदालत के सामने रखी गई। इलेक्शन कमीशन कहता है कि भाई हमने तो ई वोटिंग का सिस्टम उठाना था, क्योंकि तब भी रिगिंग का ही, आपको पता है कि पाकिस्तान के जितने इंतखाबात हुए उन सब में हल्के खुलना और इसके अलावा इंतखाबी धांधलियों का मामला रहा। 2013 के इंतखाबात के बाद तो इमरान खान ने बाकायदा हल्के खुलवाने के लिए यहाँ पर 120 दिन गालिबन के उससे ज़्यादा दिन यहाँ पर धरना दिया था। और उस धरने के बाद फिर उनके नेशनल एक्शन प्लान का मामला आ गया था, सानिया एपीएस हो गया था। तो अब आज सिचुएशन ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट में ये वर्कर्स पार्टी केस आया, जिसमें हामिद खान साहब ने कहा कि 3 इंतखाबात 2012 के बाद हो चुके हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज तक ई वोटिंग सिस्टम नहीं मुतारिफ करवाया, ना ही इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए हुए जिनमें रिगिंग का चांस बहुत कम होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आईनी बेंच ये कहता है कि रिगिंग से मुतालिक जो ये मामला है, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वगैरह का, ये मामला कुछ इस तरह से है कि रोपा के तहत आपने पहले इसको केस को चैलेंज किया, रोपा खत्म हो गया, इलेक्शन एक्ट आ गया। अब इलेक्शन एक्ट आने के बाद भी इलेक्शन कमीशन की यकीन दहानी है और इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट 2018 के एक ज़िमनी इलेक्शन में किया और उसके बाद हमने पार्लियामेंट को लिख दिया कि वो ई वोटिंग का निज़ाम निकाल दे। तो उसके बाद अभी तक पार्लियामेंट ने कुछ नहीं किया। बेंच में मौजूद गो के मैं इनको 7 अनमोल रत्न कहती हूँ, तो उनमें से एक रतन ने ये कहा, एक जज साहब, मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने, जैसे जमाल मंदुखेल ने हामिद खान साहब को कहा कि हामिद खान साहब आप तो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, ऐसा करें ना सेनेट कमेटी के अंदर ई वोटिंग का बिल लेकर आए, वहाँ पर इस मामले को उठाएं और उसके बाद इस मामले पर ई वोटिंग का निज़ाम नाफिज करने के लिए पार्लियामेंट को फाल करें। अदालतें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकती हैं, पार्लियामेंट को डायरेक्शन जारी नहीं कर सकती। खैर,
ये मुकदमा तो निपटा, इस मुकदमे में ज़ाहिर है कि अदालत ने इसको डिस्पोज़ ऑफ करना था, अदालत का कहना था भई बहुत पुराना पेंडिंग है तो अब बस हो गई है हमारी। उसके बाद आया एक और मुकदमा जो कि 2018 के इलेक्शन से मुतालिक था। हुआ कुछ है कि कमरा अदालत नंबर 1 में हामिद खान मौजूद थे, जो कि वकील हैं इमरान खान के, और वो उन्होंने 2024 की इंतखाबी धांधली को भी चैलेंज कर रखा है। तो हामिद खान साहब वर्कर्स पार्टी वाले केस के बाद कमरा अदालत से चले गए। गो कि हम उन्हें बताते रहे, और क्योंकि हम, आपको पता है, जहाँ सहाफ़ी खड़े होते हैं, साथ वकला बैठे होते हैं, हमारी बातचीत हो रही होती है, तो हम उनको कायल कर रहे थे, सर आज 2024 की इंतखाबी धांधली वाला मुकदमा लगा है, कॉज लिस्ट में आया है। तो वो कह रहे थे नहीं नहीं वो कल है। तो हुआ ये कि वो चले गए, लेकिन शेर अफजल मरवत अदालत में मौजूद थे। अदालत ने केस कॉल किया, आपको पता है इंतखाबात से मुतालिक ये 4 दरख्वास्तें थी, इनमें शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त भी थी, इनमें 2-3 और दरख्वास्तें भी थी, इमरान खान की मेन पिटीशन थी, और उन सब के ऊपर उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगाकर उसे वापस कर दिया था। वो रजिस्ट्रार ऑफिस जिसके ऊपर साबिक चीफ जस्टिस क्लेम करते थे उनका कोई लेना देना नहीं है, खैर उसको खारिज किया गया था। इमरान खान कह क्या रहे हैं? इमरान खान ये कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जुडिशल कमीशन के अंदर बैठकर ये बात तय की जाए, सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस उस जुडिशल कमीशन में शामिल हों और वो तय करें कि क्या आम इंतखाबात 2024 में कोई धांधली हुई, क्या फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में इतना फ़र्क है, क्या इलेक्शन कमीशन के जारी फॉर्म 45 बाद में तजादात का शिकार नहीं होते रहे, क्या फॉर्म 45 के अंदर जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जारी किए गए थे बाकायदा 1 के फिगर को 9, 0 के फिगर को 8 और इस तरह से करके सामने 0-0 लगा के वोट्स को बढ़ाया नहीं गया। क्या मियाँ नवाज शरीफ का हल्का हो, चाहे मरीम नवाज शरीफ का हल्का हो, चाहे शहबाज शरीफ का हल्का हो, उन हल्कों में किस तरह से वोट्स बढ़ाए गए? अगर सिर्फ पिंडी और इस्लामाबाद की हद तक बात करें तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इन 2 शहरों से सफाया किस तरह से फॉर्म 45 बदल कर किया गया? तो ये वो सारे सवालात थे जो उनकी पिटीशन में शामिल थे। आज जब ये मुकदमा समाअत के लिए आया तो पहले हामिद खान साहब, मैंने आपको बताया, कमरा अदालत में नहीं थे। हामिद खान साहब को बाहर से बुलवा के लाया गया। शेर अफजल मरवत अपने वकील रियाज हनीफ राही के हमरा मौजूद थे रोस्टम पर, और उसमें उनसे पूछा गया कि भाई आपकी तो दरख्वास्तों के ऊपर ऑब्जेक्शन लगे हैं। तो रियाज हनीफ राही जो कि शेर अफजल मरवत के भी वकील थे, उसके अलावा इस केस में पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि अगर मुकदमा खुली अदालत में लगा है तो फिर तो पिटिशन के ऊपर से एतराज़ मिटना ही है। और वैसे भी उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने आम इंतखाबात में धांधली की दरख्वास्तों पर क्या कहकर उसको वापस किया, क्या ऑब्जेक्शंस लगाए। तो फिर अदालत ने ये हुक्म दिया कि आप ऐसा कीजिए कि ऑब्जेक्शंस को के से मुतालिक रजिस्ट्रार ऑफिस इनको कम्युनिकेट कर दे, और अब सर्दियों की छुट्टियों के बाद यानी जनवरी के महीने में जाकर ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर होगा। आम इंतखाबात गुजरे, मैंने आपको सबसे पहले वीडियो के शुरू में बताया कि आम इंतखाबात में के गुजरे अब 10 माह हो गए। ये हुकूमत जिसकी अभी तक लेजिटिमेसी नहीं तय हुई, वो हुकूमत इस मुल्क के ऊपर रूल कर रही है फॉर 10 मंथ्स। उस हुकूमत के ऊपर हम देखते हैं कि वक्तन फ़वक्तन कड़ा वक्त आ जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है जो हुकूमत अवामी मैंडेट से नहीं आई होती उसको मसाइल का सामना रहता है। अगर किसी मुल्क के ऊपर आप ज़बरदस्ती यानी कोई आमिर को भी किसी को आप नाफिज कर दें और उसको भी उसका भी तसल्लुत हो, तो वो भी रूल तो कर लेगा। लेकिन अगर आप अपने मुल्क में ये कहते हो कि ये जमहूरियत है और ये जमहूरी मुल्क है, तो उस जमहूरी मुल्क में जमहूरी तरीके से ही चलती है हुकूमत। ये नहीं हो सकता कि आप चाइना मॉडल लाने की बात करें जबकि आपका मुल्क जमहूरियत में है और चाइना कम्युनिस्ट है। ये भी नहीं हो सकता कि आप रशियन मॉडल इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें और रशिया भी कम्युनिस्ट है और आपका मुल्क डेमोक्रेट है। तो ये मसाइल हैं जिनको पाकिस्तान समझना नहीं चाहता। गो के बहुत सारे इंटरनेशनल फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। इंतखाबात की रिगिंग से मुतालिक अगर आपको याद हो तो कांग्रेस ने जो कि अमरीकी कांग्रेस है, उसमें उस वक्त तो जो बाइडन थे, उस वक्त तो ट्रंप भी नहीं थे, लेकिन उनकी कसीर तादाद ने 395 का फिगर बताया जाता है कांग्रेसमैन का, जिन्होंने बैठकर कहा कि पाकिस्तान के फ्रॉड इलेक्शंस हुए, उनके फ्लॉड इलेक्शंस हुए, दुरुस्त इलेक्शन नहीं हुए और उनके इलेक्शंस के ऊपर बहुत से सवालात हैं और उन सवालात को तय होना चाहिए। तो उसका वाहिद तरीका यही है कि एक इंडिपेंडेंट फोरम बनाया जाए। वो इंडिपेंडेंट फोरम बैठकर ये तय करे कि क्या ये जो हमारे ऊपर हुकूमत नाफिज है, ये हुकूमत वाकई ही लेजिटिमेट है या फिर फॉर्म 45 और 47 की तजाद ही से आई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये आईनी बेंच इसको अभी मजीद आगे तवालत देगा। यहाँ तक कि कुछ हुकाम जिनका ताल्लुक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से है, वो तो ये भी कहते हैं कि जैसे 2012-2013 के इलेक्शंस की दरख्वास्तें आज लगी थी वर्कर्स पार्टी केस की, ऐसे ही 2024 की, 2028 और उसके बाद 2033-34 में जाकर लगेंगी। तो ये बात उनकी दुरुस्त इसलिए क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन में भी काम कर रहे हैं और हम अदालतें देख रहे हैं और हमने अपने मुल्क में ये होते देखा है, ये होता है हर थोड़े अरसे के बाद। मगर बहरहाल इमरान खान के वकला का किरदार क्या है? आज आपके सामने एक मौका आया था, आप रजिस्ट्रार ऑफिस के ऑब्जेक्शंस को रिमूव करवा सकते थे, आप थोड़ा सा वक्त ले सकते थे, आप आईनी बेंच से कह सकते थे हमें कल इस मुकदमे को करने दे, इतना वक्त मत ले। लेकिन उनके वकला को मालूम ही नहीं था कि ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर है। हामिद खान साहब अदालत से जा चुके थे, उनको अदालत में वापस बुलाया गया, उन्हें बताया गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो शायद 12 को मुकदमा था, आज तो था नहीं।
तो फिर क्या हुआ कि केस चला गया 1 महीना और दूर। यानी अवाम का मैंडेट और अवाम का वोट और अवाम का वो हक़-ए राय दही जो कि हर चीज़ के ऊपर मुकद्दम होना चाहिए, उसको इस तरह से तवालत का शिकार किया जा रहा है। और वो पार्टी जिसने इसको चैलेंज कर रखा है, उसकी संजीदगी का आलम ये है कि उनके सिर्फ 2 वुकला अदालत में मौजूद होते हैं और वो 2 वुकला भी कोई बहुत संजीदगी से इस मैटर को प्लीड नहीं करते। अदालत के सामने शरफतन मरवत साहब ने तो एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, गो कि उनके वकील मौजूद थे, ही इज़ अ पिटिशनर, मगर स्टिल आप एक पार्टी के ओहदेदार हैं, आप इलेक्शन से मुतासरा हैं, आपको अदालत के सामने जब मौका मिला था तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए थी। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को तो वुकला ले डूबे हैं, मगर बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आईनी बेंच क्या कर रहा है? आईनी बेंच की कंडक्ट के ऊपर हम इसलिए बार-बार बात करें तो ऐसे लगता है कि जैसे रेपुटेशन में आ रहा है कि भई जिस मकसद के लिए उसको बनाया गया, आपको याद हो 26वीं आईनी तरमीम से पहले ख्वाजा आसिफ टीवी पर बैठ के मुतअद्दिद बार ये दावा कर चुके थे कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन गए तो भई वो तो इलेक्शंस खोल देंगे, तो इलेक्शंस तो हम नहीं खुलवा सकते। तो ज़ाहिर है जब उन इलेक्शन से मुतालिक मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में आएँगे, तो आईनी बेंच तो वही करेगा ना जिस मकसद के लिए उसको बनाया गया, यानी उनको ठप देगा, उनको बंद कर देगा, उनको तहें लगाता जाएगा और खुलने नहीं देगा। और उस आईनी बेंच के अंदर एक और बहुत बड़ा सवाल जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, जस्टिस आयशा मलिक आईनी बेंच के जजेस में मुंतखब जज हैं, लेकिन जो 3 रुकनी जजेस कमेटी है जो कि आईनी बेंच की जजेस कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की बात नहीं करी, वो 3 रुकनी जजेस कमेटी जो आईनी बेंच के अंदर मुकदमात के समाअत के लिए मुकर्रर करती है, जो आईनी बेंच के मेंबर्स तय करती है, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस जमाल मंदोखिल शामिल हैं, वो जस्टिस आयशा मलिक को इस बेंच के अंदर शामिल नहीं करते। अभी तक जब से ये बेंच 1 माह से कायम है, जस्टिस आयशा मलिक सिर्फ 2 दिन बैठी और उन 2 दिनों में उन्होंने बहुत सारे मामलात में डाइसेंट किया, इख्तलाफ किया और उसके बाद उनको आज तक बेंच में शामिल ही नहीं किया गया, जबकि वो उन जजेस में से शामिल हैं। क्योंकि असूली तौर पर तो उनको खुद इस बेंच के अंदर बैठने से और 26वीं तरमीम से अगर वो इतनी ख़ाइफ़ थी और मखसूस नशिस्तों के फैसले में इलेक्शन के कंडक्ट के ऊपर और फिर इस पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी के ऊपर सवालात उठा चुकी हैं, तो उनको खुद भी इससे इनकार करना चाहिए था। मगर बहरहाल उनको शामिल ना करना भी इस आईनी बेंच की भी जायज़ होने और नाजायज़ होने के बीच में फ़र्क को ज़ाहिर करता है। तो आज ये जो इंतखाबी धांधली से मुतालिक मुकदमा था, इसको तवालत दी गई और उसके अंदर ज़िम्मेदार सब थे। आखिर में हम बात करते हैं कि फैज़ हमीद का गुज़िश्ता रोज़ भी मैंने रात एक वीडियो की और उसमें ज़िक्र किया फैज़ हमीद का जो मिलिट्री ट्रायल का मामला था, फैज़ हमीद का मिलिट्री ट्रायल होना, उनको सज़ा होना ज़्यादा अच्छी बात होगी कि जल्द से जल्द उनको सज़ा दी जाए ताकि ये मालूम पड़े और उनको फिर वो फ़ोरम्स ना दिए जाएँ। यानी जैसे आप देते हैं ना कि आपने सज़ा दे दी, उसके बाद वो हाई कोर्ट जाएँगे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट आएँगे, फिर उनकी वहाँ से सज़ाएँ ख़त्म होंगी, फिर 20 एक साल के बाद हम देख रहे होंगे कि फैज़ हमीद का मुकदमा जो है वो सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो रहा होगा। ये ना हो, जब आपने सज़ा देनी है तो आप सज़ा दीजिए और आप एक मिसाल कायम कीजिए। उस मिसाल के लिए जैसे आपने मुल्क में बाकी सारे इंसानी हकूक़ मुअत्तल कर रखे हैं, उनको भी कर दीजिए। लेकिन उसकी आड़ में अगर किसी सिविलियन का ट्रायल हो, जैसे इमरान खान है, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है और आप कोशिश करें 9 मई के मुकदमात में एक ताना-बाना जोड़ के उनको भी ट्राई करने की, तो वहाँ से मसाइल ज़रूर जन्म लेंगे। अगर आपने एहतसाबी करनी है, तो आप अपने एहतसाब के निज़ाम को अपने तक महदूद रखें और सिविलियन निज़ाम को सिविल तरीके से, आज़ादाना तरीके से चलने दें और उस पर अपना असर रसूख उठा लें। उसके बाद इमरान खान जिन मुकदमात में ट्रायबल होंगे, उनमें उनको सज़ाएँ भी होंगी, क्योंकि अभी तक तो आपने जितने मुकदमात भी इमरान खान के ऊपर बनाए, अब आप एक मिलिट्री ट्रायल भी कर देख लीजिए। अभी तक किसी भी मुकदमे में आप इमरान खान को साबित नहीं कर सके मुजरिम। कर भी दिया छोटी अदालत से तो बड़ी अदालतों में आकर, आला अदालतों में आकर वो मुकदमे ख़त्म हुए। तो इस तरह से अगर आपने अपना हर चीज़ के ऊपर एक रखना है असर रसूख तो वो ज़रूर रखिए, लेकिन इमरान खान के बारे में बार-बार ये कहना उनका ट्रायल होगा, जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत मुश्किल काम है और नहीं हो सकता, एक तरह से नामुमकिन बात है। लेकिन इस मुल्क में पिछले 1 साल में हमने तमाम नामुमकिनात को मुमकिन होते देखा है, बल्कि 1 साल में नहीं, इस मुल्क की 77 साला तारीख़ ऐसी ही है कि हर साल जब हम समझते हैं कि अब ये नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकती रियासत, वो किया जाता है। तो इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के लिए बातें करके उनको मुज़ाकराती मेज़ पर लाने की कोशिश तो है, लेकिन इसमें कितनी कामयाबी समेटती है मौजूदा फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, ये एक अलग बहस है। मगर फैज़ हमीद की आड़ में अगर किसी सिविलियन का ट्रायल करने की कोशिश की जाएगी, तो मैं ये समझती हूँ कि वो ना दुरुस्त इक़दाम होगा, ना ही वो मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर को सस्टेन करना, अपने डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे उन चीज़ों को फेस करना इस हुकूमत के लिए वैसे ही बहुत मुश्किल है। और ये बात दुरुस्त है कि जनवरी के उस तारीख तक, जिस तारीख तक ट्रंप ने 18 या 19 को गालिबन हल्फ नहीं उठाना, तब तक बहुत कुछ करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि फिर जो चेंज ऑफ पॉलिसी होता है, गो कि इमरान खान के अलावा ट्रंप को ना हो पाकिस्तान से कोई हमदर्दी और अमेरिकन पॉलिसी पाकिस्तान की तरफ ना भी चेंज हो, लेकिन
चेंज ऑफ पॉलिसी की वजह से बहुत कुछ ऐसा होता है और चेंज ऑफ कमांड की वजह से बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि मुल्कों को फेस करना पड़ता है और हो सकता है कि पाकिस्तान को भी करना पड़े। तो फिर हम देखेंगे कि इस 1 माह के अंदर और कितनी कहानियाँ गढ़ी जाती हैं और क्या फैज़ हमीद को इस 1 माह के अंदर ही सज़ा सुनाई जाएगी और वो सज़ा इम्प्लीमेंटेबल कितने अरसे में होगी? क्या उसके लिए कोई आगे की दादरसी के फ़ोरम होंगे, नहीं होंगे? ये बहुत सारे सवालात हैं जिन्होंने आगे चलकर क्लियर होना है। मगर फ़िलहाल फैज़ हमीद को एक वकील दिए गए हैं जो अभी तक किसी फ्रंट पे अपने केसेस हारे नहीं हैं। तो देखना है कि क्या वो फैज़ हमीद को भी बचा ले जाते हैं या फिर अगेन जो फैज़ हमीद हैं उनको मिलिट्री अपने खुद एहतसाबी के जो एक नया बयानिया है उसके मुताबिक हर सूरत सज़ा देकर रहेगी। ये आइंदा आने वाले दिनों में देखना है। लेकिन आम इंतखाबात जिनके ऊपर पर्दा डालने के लिए 26वीं तरमीम को किया गया, वो एक डील का नतीजा है या नहीं, इससे मुतालिक कुछ खबरें ज़रूर हैं। लेकिन आपके सामने वो खबरें जब तक एक मैच्योर नहीं हो जाती तब तक नहीं रख सकती। तो उनसे मुतालिक मज़ीद तफ़सीलात ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन आईनी बेंच जब तक आम इंतखाबात का चैप्टर क्लोज़ नहीं हो जाता अपना काम करता रहेगा और कोशिश करेगा कि इसके ऊपर तहें लगाई जाएँ, पर्दे डाले जाएँ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।